नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात में थोड़ी देर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आप लाइव देख रहे थे, एनडीए की मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे और इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि 2024 में बीजेपी को 2019 से भी ज्यादा वोट मिलेंगे। मोदी ने कहा कि बीजेपी का वोट शेयर 2024 के चुनाव में 50% से ऊपर जाएगा और तीसरी बार फिर एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। मोदी ने कहा कि नेगेटिविटी के साथ बने गठबंधन कभी सफल नहीं हो सकते। राजनीतिक स्वार्थ के लिए विरोधी दल पास पास तो आ सकते हैं लेकिन साथ साथ नहीं आ सकते। नरेंद्र मोदी ने कहा जो पार्टियां राज्यों में एक दूसरे के खून की प्यासी हैं वो बेंगलुरु में गलबैयां करती नजर आईं और देश की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। अब से थोड़ी देर पहले एनडीए के मेंबर्स को एड्रेस करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग आज उन्हें कोस रहे हैं उनके लिए वो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। असल में आज अगले लोकसभा चुनाव के लिए दो खेमे बन गए, एक मोदी के साथ, दूसरा मोदी के खिलाफ। मोदी के एनडीए के साथ 38 पार्टियां खड़ी दिखाई दी, दूसरी तरफ 26 पार्टियों ने एंटी मोदी मोर्चे की मेंबरशिप ले ली। एंटी मोदी मोर्चे का नाम रखा गया इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया। ममता बनर्जी ने कहा अब इंडिया से लड़कर दिखाओ, इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगी। राहुल गांधी ने कहा लड़ाई बड़ी है, मिलकर जीतेंगे। लेकिन मोदी ने कहा चेहरे पर कितने भी चेहरे लगा लो कुछ नहीं होगा, भारत फैसला कर चुका है, आएगा तो मोदी ही। बेंगलुरु में विरोधी दलों की मीटिंग शुरू होती उससे पहले ही नरेंद्र मोदी ने विपक्षी एकता की पोल पट्टी खोल दी। एंटी मोदी मोर्चे के नेता जब अपने अलायंस का नाम खोज रहे थे, जब मोदी के खिलाफ मुद्दों पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का खाका तैयार कर रहे थे, उससे पहले ही मोदी ने अलायंस का नामकरण भी कर दिया और उसकी खासियतें भी बता दी। मोदी ने कहा कि बेंगलुरु में भ्रष्टाचार के चैंपियन जुटे हैं। 24 को चुनाव के लिए 26 दल एक साथ आए हैं। वो कितनी भी ताकत लगा लें, देश की जनता फैसला कर चुकी है कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। मोदी ने विपक्ष के गठबंधन को भ्रष्टाचारियों की जमात बताया। केजरीवाल ने कहा मोदी ने सब कुछ पेश दिया, अब देश को मोदी से छुटकारा दिलाना है। मोदी ने विपक्ष के गठबंधन पर परिवारवाद का आरोप लगाया तो उद्धव ठाकरे ने कहा देश ही हमारे लिए परिवार है, इसलिए विपक्ष के नेता पूरे देश के लिए यानी पूरे परिवार के लिए लड़ रहे हैं। मोदी ने कहा इनकी नीति बाय द फैमिली फॉर द फैमिली है। जवाब में राहुल ने कहा एक ही नीति है, मोदी को हराना, मिलकर मोदी को हटाना। कुल मिलाकर अब सेनाएं तैयार हैं, कौन किसकी तरफ है यह भी साफ हो गया है, मुद्दे क्या हैं यह भी तय हो गया है। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दी जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पटना में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें से अरविंद केजरीवाल आपको याद होगा गायब हो गए थे। आज बेंगलुरु में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत बिहार के सारे नेता गायब हो गए। न कोई आरजेडी का दिखाई दिया, न जेडीयू का दिखाई दिया। दोनों पार्टियों के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही वापस लौट गए। अखिलेश यादव और स्टालिन भी मंच पर नहीं आए, पहले ही निकल गए। अब एक बार फिर सवाल उठेंगे, लोग पूछेंगे क्या नीतीश कुमार को विपक्षी दलों के गठबंधन का कन्वीनर बनाने पर एक राय नहीं बनी इसलिए नाराज होकर वापस लौट गए। सवाल यह भी है कि क्या ऑपोजिशन यूनिटी का मोदी की लोकप्रियता पर कोई फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा? बारात तो है लेकिन दूल्हा कौन होगा? आज जो ऑपोजिशन पार्टीज बेंगलुरु में मिली उनमें सीटों का बंटवारा कैसे होगा, विपक्ष के मुद्दे क्या होंगे, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। मोदी ने आज साफ साफ बता दिया अगले इलेक्शन में मुद्दा करप्शन और परिवारवाद होगा। मोदी ने कहा बेंगलुरु में भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो रहा है, भ्रष्टाचार की दुकान सजी है जिसमें परिवारवादी जुटे हैं, जिनका एक ही नारा है न खाता न बही, जो परिवार कहे वही सही। मोदी ने कहा ऑपोजिशन के लोगों ने जो दुकान खोली है उसमें दो चीजों की गारंटी है, जातिवाद का जहर और अनलिमिटेड करप्शन।
आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं, और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। और इसके बाद मोदी ने बेंगलुरु में जुटे नेताओं की हिरार्की भी बताई, उनकी कैटेगरीज को एक्सप्लेन किया। कहा जो जितना बड़ा करप्ट है, विरोधी दलों के गठबंधन में उसका सम्मान उतना ही ज्यादा है। मोदी ने जिस प्रोग्राम में विपक्ष पर हमला बोला, वो कार्यक्रम वैसे तो पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के इनॉग्रेशन का था। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, लेकिन उनकी पैनी नजर बेंगलुरु में चल रही विरोधी दलों की मीटिंग पर रही। मोदी ने कहा, विपक्ष की इस मीटिंग में जो लोग जुटे हैं वो करप्शन की गारंटी हैं। जो करप्शन के मामले में बेल पर है उसका सम्मान थोड़ा कम है, और जो करप्शन के मामले में सजा पा चुका है उसका कद बड़ा है। उसे स्पेशल इनवाइटी के तौर पर बुलाया गया है। इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है, तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं।
भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेंगलुरु में जो लोग जुटे हैं उनका मकसद मोदी को हराना नहीं, खुद को बचाना है, क्योंकि ज्यादातर के खिलाफ बड़े बड़े घोटालों में जांच चल रही है। मोदी ने कहा ये वो लोग हैं जो जांच एजेंसियों पर, सिस्टम पर, संस्थाओं पर सवाल उठाकर एक दूसरे की ढाल बनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपोजिशन की बैठक का एक ही एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ, भ्रष्टाचार बढ़ाओ। ये जो जमात इकट्ठी हुए हैं ना, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। कहीं बाढ़ घोटाला होता है, किसी का अपहरण होता है, तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, वहां सरेआम हिंसा हुई, लगातार खून खराबा हो रहा है। इस पर भी इन सबकी बोलती बंद है। कांग्रेस के, लेफ्ट के अपने कार्यकर्ता वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है। राजस्थान में बेटियों से अत्याचार हो या परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हो, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। परिवर्तन की बातें करके जनता से विश्वासघात करने वाले जब करोड़ों का शराब घोटाला करते हैं तो ये कुनबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है। इनका कट्टर भ्रष्टाचार उन्हें तब दिखाई देना बंद हो जाता है जब देश की कोई एजेंसी इन पर कार्रवाई करती है तो उनका टैप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है, कुछ हुआ ही नहीं, सब साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है। आप तमिलनाडु में देखिए,
भ्रष्टाचार के घोटाले के अनेक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इनके कुनबे के सारे दलों ने पहले ही सबको क्लीन चिट दे दी है। इसलिए इन लोगों को पहचाने रहिए साथियों, उनको जान लीजिए, इन लोगों से सतर्क रहिए भाई बहनों। मोदी ने ठीक कहा कि मोदी विरोधी मोर्चे में ज्यादातर वो पार्टियां हैं जिनके नेताओं के खिलाफ करप्शन के केस दर्ज हुए हैं, लेकिन यह भी सही है कि सीबीआई और ईडी के केसेस ने ही इन नेताओं को एक साथ एक मंच पर आने को मजबूर किया। ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये नेता खुद कहते हैं उनकी लड़ाई बीजेपी से कम और ईडी और सीबीआई से ज्यादा है। अगर मोदी ने विरोधी दलों के नेताओं पर इतने ज्यादा केस नहीं किए होते तो शायद केजरीवाल और ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ कभी हाथ न मिलाते। बेंगलुरु में कुछ पार्टियों के जो नेता इकट्ठे हुए, उन्हें लगता है कि मोदी ने हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है। इन नेताओं को न मीडिया पर विश्वास है, न जुडिशरी पर। जुडिशरी के बारे में वो कह नहीं सकते, इसलिए सारा गुस्सा मीडिया पर उतरता है, हर रोज सुनाई देता है। मोदी ने बंगाल की हिंसा का जिक्र किया, दिल्ली के शराब घोटाले की बात की, राजस्थान के पेपर लीक का नाम लिया। दूसरी तरफ जब बेंगलुरु में विरोधी दल मिले तो राहुल गांधी ने अपने फेवरेट सब्जेक्ट अडानी और मोदी के लिंक का जिक्र किया। केजरीवाल ने कहा कि मोदी ने सारा देश बेच दिया और ममता ने कहा कि मोदी ने देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया। सबके निशाने पर सिर्फ नरेंद्र मोदी थे। असल में विपक्ष पर जोरदार अटैक करके मोदी ने बेंगलुरु में चल रही ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग का सुर, लय, ताल सब बिगाड़ दिया। पता चला कि मीटिंग की शुरुआत में ही मल्लिकार्जुन खड़गे को साफ करना पड़ा कि कांग्रेस सत्ता के लिए, पावर में आने के लिए गठबंधन नहीं कर रही। कांग्रेस का किसी पद पर कोई दावा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ये खड़गे ने क्लियर कर दिया कि कांग्रेस प्रधानमंत्री के पद पर राहुल गांधी की दावेदारी पेश नहीं करेगी। पता यह भी चला कि मीटिंग में अलायंस के कन्वीनर का नाम तय करने का मुद्दा उठा, लेकिन यह कहकर इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि इस पर बात अगली मीटिंग में होगी। तय यह हुआ कि अगली मीटिंग मुंबई में होगी। मुंबई में 11 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जाएगी और यही कमेटी कन्वीनर के नाम पर फैसला करेगी। इसके बाद राहुल गांधी ने गठबंधन के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सबने सहमति जता दी। अब सवाल यह कि क्या 2 दिन की मीटिंग में सिर्फ गठबंधन का नाम तय हो पाया? न कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, न मुद्दे तय हुए, न सीटों के बंटवारे पर बात हुई, न कन्वीनर का नाम तय हुआ। असल में जैसा मैंने कहा कि मोदी ने ऑपोजिशन की लाइन लेंथ पहले ही खराब कर दी। मीटिंग में काफी वक्त तक तो मोदी के भाषण पर बात हुई। इसीलिए जब मीटिंग के बाद सारे नेता मंच पर आए तो सबने मोदी की बात की, साफ साफ कह दिया लड़ाई मोदी से है। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, क्योंकि आज की मीटिंग की अध्यक्षता खड़गे ने की थी। खड़गे ने कहा कि मोदी विपक्षी दलों की नकल करके 9 साल बाद एनडीए की मीटिंग कर रहे हैं, जबकि पिछले 9 साल में उन्होंने जांच एजेंसियों की मदद से कई पार्टियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और अब जब विपक्ष एकजुट हो रहा है तो मोदी को भी आइडिया आया कि एनडीए की मीटिंग कर लें। नाउ मोदी जी इज कॉलिंग। अब ये सब देखकर मोदी जी ने 30 दलों की बैठक बुलाई है। मुझे पता है कि जिन दलों को वहां बुलाया गया है वो रजिस्टर्ड है भी या नहीं। मैं भी इतने साल से राजनीति में हूं, विधानसभा, लोकसभा और अब राज्यसभा में रहा हूं, लेकिन मैंने इनमें से कई दलों का नाम तक नहीं सुना। मैंने ये भी नहीं सुना था कि एनडीए के साथ 30 दल हैं, अब वो भी बैठक कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने खुद अपने गठबंधन के बारे में कभी नहीं सोचा। वो तो अपने साथियों से बात तक नहीं करते थे, लेकिन आज सबको बारी बारी से बुलाया जा रहा है और अब ये बैठक हो रही है। एनडीए दे आर आल्सो होल्डिंग मीटिंग। बहुत से टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वो पूरे टुकड़ों को जोड़ने का काम मोदी जी अब कर रहे हैं। आज की इस बैठक में शरद पवार भी पहुंचे। ममता बनर्जी सोनिया और राहुल के आंधी के बीच में बैठी थी, तो केजरीवाल को लालू यादव और शरद पवार के पास जगह दी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को अपने पास बिठाया। नीतीश ने ही विपक्षी दलों को जोड़ने की शुरुआत की थी, लेकिन मीटिंग के बाद नीतीश कुमार, लालू यादव
वो तेजस्वी दिखाई नहीं दिए। तो खरगे ने बताया कि कुछ नेताओं को वापस जाना था, उनकी फ्लाइट का वक्त हो गया था, इसलिए वो लोग जल्दी चले गए। नोट करने वाली बात यह है कि आज जो नेता मंच पर बैठे थे वो सब नहीं बोले। राहुल, ममता, उद्धव और केजरीवाल को ही माइक दिया गया। खरगे के बाद ममता ने जब माइक संभाला तो उन्होंने कहा, सारे विपक्षी दल देश को तबाही से बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और उस तबाही का नाम है बीजेपी, जो विपक्षी दलों के पीछे पड़ गई है, लोकतंत्र का खात्मा कर रही है। ममता बनर्जी ने मंच से चैलेंज किया, अगर किसी में दम है तो इंडिया को चैलेंज करके दिखाए। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, ऑपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है, हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। सबकी शिकायत ईडी और सीबीआई से है। ममता बनर्जी के बाद केजरीवाल बोले। केजरीवाल ने लगभग वही बात कही, थोड़े शब्द अलग थे। केजरीवाल ने कहा कि मोदी को देश के लोगों का पूरा बहुमत मिला, 10 साल मिले, लेकिन मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। देश के लोग दुखी हैं, सब परेशान हैं। केजरीवाल ने कहा, अब सबको बचाना है, इसीलिए हम इकट्ठे हो गए। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी। आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहां पे ऐसा भारत होगा जहां सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा। केजरीवाल 2011 में यही बातें कांग्रेस के लिए कहते थे। आज केजरीवाल ने यही बातें बीजेपी के लिए कही। केजरीवाल पटना में हुई मीटिंग से नाराज होकर चले गए थे, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी मांग पर मोदी सरकार के ऑर्डिनेंस के खिलाफ सपोर्ट करने की बात कह दी है। आज केजरीवाल खुश हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी बहुत दिन बाद पूरे जोश में दिखाई दिए। उद्धव ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता लोकतंत्र को बचाने के लिए है, क्योंकि बीजेपी देश में लोकतंत्र को खत्म कर रही है। और आप देखते होंगे, पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है।
और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था, मैं हूं ना, वैसे हम है ना, आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है, और देश की जनता अब इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। जब सारे नेताओं ने अपनी बात कह ली, तो फिर कांग्रेस ने राहुल गांधी को इनवाइट किया, सबसे इंपॉर्टेंट जगह दी। राहुल ने वही पुरानी बातें दोहराई जो वो अपनी रैलियों में कहते हैं। देश की संपत्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सौंपी जा रही है, देश की आवाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, लोगों के बीच नफरत फैलाई जा रही है। और फिर उन्होंने कहा कि इसीलिए विपक्षी दलों ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा है, क्योंकि मुकाबला इंडिया और मोदी के बीच है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी, और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। ऑपोजिशन के तमाम नेताओं ने यूनिटी की बात की, साथ मिलकर चलने की बात की। ये दिखाया कि कैसे सब लोग मोदी के खिलाफ इकट्ठा हो गए हैं, साथ साथ मिलकर काम करेंगे, मिलकर लड़ेंगे। लेकिन सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने इन सारी बातों की हवा निकाल दी। उन्होंने सच बोल दिया। उन्होंने कहा उनकी पार्टी तो वहीं पर अलायंस करेगी जहां पर संभव होगा। बंगाल और केरल में जो सियासी लड़ाई है वो वैसे ही चलेगी। जमीन पर जो लड़ाई जो हो रही है वो चल रही है, और वो जमीन पर जो लड़ाई हो रही है वहां पर वो राजनीतिक लड़ाई वो चलेगी। अब वो केरल के जिक्र नहीं किए, शायद आगे को करेंगे। हाँ, केरल में ये दोनों फ्रंटों के बीच में ये टकराव है, और इसी टकराव के चलते हुए भाजपा को एक भी एमएलए सीट नहीं मिलती वहां। तो अब ये ठोस वास्तविकता है इस राज्यों में। लेकिन सर, क्या ग्रास रूट लेवल पर वर्कर्स अलाइन कर पाएंगे एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियोलॉजी? जहाँ पे संभव है, परिस्थिति है, वो हो पाएगा। जहाँ पे नहीं है। आइडिया यही है कि मैक्सिमाइज करें आप एंटी बीजेपी वोट्स की पूलिंग। सीताराम येचुरी से हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी की ये एक्सक्लूसिव बात सुनकर आप समझ गए होंगे कि बेंगलुरु में आज सीटों के बंटवारे की बात क्यों नहीं हो पाई। सब समझते हैं आज नहीं तो कल जब भी बात होगी तो जो बात आज सीताराम येचुरी कह रहे हैं वही बात अखिलेश यादव कहेंगे, वही बात अरविंद केजरीवाल कहेंगे, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता भी यही की यही बात कहते सुनाई देंगे। सीटों के बंटवारे से पहले यह तय होना है कि विरोधी दलों के अलायंस का नेता कौन होगा, 11 लोगों की कमेटी बनेगी, उसका कन्वीनर कौन होगा, और जब ये सवाल उठेंगे तो टकराव तो होगा। आज विरोधी दलों की मीटिंग शुरू होने से पहले बेंगलुरु से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर नीतीश कुमार का मूड सुबह सुबह ही खराब हो गया। बेंगलुरु में कई जगहों पर नीतीश कुमार के खिलाफ बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर्स लगाए गए थे। इन होर्डिंग्स में नीतीश कुमार को दी अनस्टेबल प्राइम मिनिस्ट्रियल कंटेंडर बताया गया। पोस्टर्स में सुल्तानगंज में 2 बार टूटे ब्रिज की तस्वीर लगा दी गई। मैसेज ये था, बिहार के कमजोर और घटिया ब्रिज जैसे हैं वैसे ही नीतीश कुमार हैं जो स्टेबल नहीं है।
ये होर्डिंग बेंगलुरु के चालुक्य सर्कल और विंडसर मैनर ब्रिज और एयरपोर्ट रोड पर लगाए गए थे। वहां से गुजरते समय एंटी मोदी मोर्चे के नेताओं की नजर इन पर जरूर पड़े, इसका इंतजाम किया गया था। हालांकि जैसे होर्डिंग्स की तस्वीरों की चर्चा हुई, लोगों ने नाराजगी जताई तो पुलिस ने इन होर्डिंग्स को हटवा दिया। चूंकि बेंगलुरु में विरोधी दलों के नेताओं की मीटिंग कांग्रेस से होस्ट की थी, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कांग्रेस पर सवाल उठे। बीजेपी ने इससे चुटकी ली। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कह दिया कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार को बेंगलुरु बुलाकर बेइज्जत किया, उनका अपमान किया, ये ठीक नहीं है। विरोधी दलों की एकता कितनी मजबूत है और कब तक रहेगी ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन बेंगलुरु पहुंचे नेता इतना तो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने, सीबीआई ने, ईडी ने सभी विरोधियों को एक मंच पर आने के लिए मजबूर कर दिया। वरना जो कांग्रेस केजरीवाल को पानी पी पी कर कोसती थी, जिन केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस का सफाया कर दिया, आज वही कांग्रेस केजरीवाल का वीडियो, उनकी बाइट अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रही थी। और जो केजरीवाल पहले कांग्रेस को मदर ऑफ करप्शन कहते थे, आज वो भी पूरे मन से कांग्रेस को लोकतंत्र का रक्षक बता रहे थे। जो उद्धव ठाकरे कभी अपने कार्यकर्ताओं से कहते थे कि राहुल गांधी अगर सामने आ जाएं तो चप्पल से पिटाई करना, आज वही उद्धव कह रहे थे अब कांग्रेस के साथ मिलकर देश को बचाना है। ममता पिछले हफ्ते तक कांग्रेस और बीजेपी को एक जैसा बता रही थी। ममता के लोगों ने पंचायत चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बम चलाए, गोलियां चलाई, उनकी पिटाई की। आज उन्हीं ममता बनर्जी ने राहुल को अपना फेवरेट बताया। कल रात डिनर में शामिल होने से पहले ममता ने सोनिया गांधी से लंबी बात की थी। आज सुबह भी बात हुई, इसीलिए मीटिंग आधे घंटे देर से शुरू हुई, क्योंकि सोनिया और ममता की बात हो रही थी। आज सब बोले, सबने एक दूसरे की तारीफ की, लेकिन गौर करेंगे कि शरद पवार खामोश रहे। शरद पवार कल के बजाय आज मीटिंग में पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खामोशी से बैठे रहे और उसके बाद चुपचाप निकल भी गए। शरद राव की खामोशी बड़े सवाल पैदा करती है, क्योंकि इस बात को उम्मीद तो बेंगलुरु पहुंचे नेता भी कर रहे थे कि महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद शरद पवार सार्वजनिक तौर पर अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, अजीत पवार के बारे में बोलेंगे, प्रफुल्ल पटेल की बात करेंगे, लेकिन शरद पवार ने कुछ नहीं कहा। पहले आपको शरद पवार की बात बता दूं, जिस वक्त बेंगलुरु में विरोधी दलों की मीटिंग खत्म हुई, उसी वक्त दिल्ली में एनडीए की मीटिंग शुरू हुई। जिस वक्त शरद पवार बेंगलुरु में ऑपोजिशन पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खामोशी से बैठे थे, उस वक्त दिल्ली में शरद पवार के भतीजे अजीत दादा और पवार साहब के सबसे करीबी प्रफुल्ल पटेल एनडीए की मीटिंग में नरेंद्र मोदी से गले मिल रहे थे। एनडीए की मीटिंग में इन दोनों के अलावा एकनाथ शिंदे, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, एआईएडीएमके के पलानीस्वामी, इनके समेत 38 पार्टियों के नेता थे। बीजेपी की तरफ से इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने सभी पार्टियों के नेताओं के साथ मुलाकात की, फोटो सेशन हुआ। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी जिस टेबल पर बैठे थे, उसी टेबल पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को भी जगह दी गई। इसी तरह इस मीटिंग में चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी जैसे नेता भी साथ साथ दिखाई दिए। चिराग ने मोदी के पैर छुए, आशीर्वाद मांगा। मोदी ने चिराग को गले लगा लिया। पशुपति पारस ये सब एकटक देख रहे थे। शायद उन्हें मोदी का चिराग को गले लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मोदी का मैसेज क्लियर था, जो पुराने हैं उनका सम्मान होगा और जो नए हैं उन्हें खुले दिल से गले लगाना होगा। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी आज एनडीए की मीटिंग में मौजूद थे। राजभर की पार्टी के यूपी में 6 विधायक हैं। यूपी में उनकी जाति का करीब 5% वोट है। राजभर साफ साफ कहते हैं वो अपनी जाति के सम्मान और हक की लड़ाई लड़ते हैं। थोड़ा खुलकर बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। उन्होंने कहा सियासत सत्ता के लिए होती है, लड़ाई सम्मान और हक की है।
अब विरोधी दल खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में उनके साथ रहकर क्या होगा, इसीलिए वो एनडीए के साथ आ गए। दिल्ली में हम लोग प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सरकार बनवाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सीट का सवाल नहीं है, सीट का कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा जो था इशू का है कि समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी में हिस्सेदारी मिले। लड़ाई इसी बात की ना, सब लोग लड़ते हैं कि अब यूपी में कोई बचा नहीं है। यूपी में समाजवादी पार्टी को कोई वोट देना नहीं चाहता, सच्चाई आपको बता रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी का 1 एमएलए बचा है, कांग्रेस का 2 एमएलए बचा है, और मेरे पास तो 6 एमएलए हैं। तो हम तो वो एक फिल्म हमने देखा कि 6 गोली वाले बाबा तो हम लोग अब वहाँ जो धरातल पे है, अब वहाँ कोई है नहीं। हम अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी एड़ी चोटी लगा डाले, वो बनने को तैयार नहीं है। मायावती बनने को तैयार नहीं है, तो फिर वहाँ क्या रखा है? विपक्ष क्यों चिंतित है? ओम प्रकाश राजभर से चिंतित है ना, क्यों? इस नाते कि हम 17 में बीजेपी के साथ थे, 365 सीट पर पहुंचा दिए, हट गए। हम सपा के साथ गए, 47 सीट थी, 17 में वो लड़े थे, फिर उनको 125 पहुंचा दिए। ये है लोगों को कि नहीं भाई ताकत है। अब ये तो साफ हो गया कि अगला चुनाव भारत बनाम इंडिया होगा, मोदी वर्सेस ऑल होगा। मोदी ने चैलेंज कबूल कर लिया है और इस वक्त मोदी मजबूत जमीन पर खड़े हैं। विरोधी दलों का एक तर्क है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 45% वोट मिले थे, यानी 55% वोट, 55% वोट बीजेपी के खिलाफ था। अगर इस वोट को इकट्ठा कर लिया जाए तो कामयाबी मिल सकती है, मोदी को हराया जा सकता है। लेकिन हकीकत है कि 2019 में 224 लोकसभा सीटें ऐसी थी जिनमें बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। दूसरी बात, विपक्ष ने जो अलायंस बनाया है उसमें 6 बड़ी पार्टियां बीएसपी, टीडीपी, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, बीआरएस और जेडीएस शामिल नहीं है। इन पार्टियों के लोकसभा में 57 मेंबर्स हैं, 57। इनमें से 3 पार्टियों की अपने अपने राज्यों में बहुमत की सरकारें हैं। इन पार्टियों का अपने राज्यों में अच्छा खासा जनाधार है, सपोर्ट बेस है। इसलिए इन 6 राज्यों में तो मुकाबला ट्रायंगुलर होगा, त्रिकोणीय होगा। अगर फिगर्स को छोड़ दें, आंकड़ों की बात छोड़ दें, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑपोजिशन अलायंस मोदी के खिलाफ किसका चेहरा आगे करेगा। उनकी तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। जैसे ही इस पर बात आएगी तो एकता तार तार हो जाएगी, क्योंकि दावेदार कई हैं और समझौते के लिए कोई तैयार नहीं है। नीतीश कुमार का आज गायब होना ऑपोजिशन अलायंस के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि नीतीश चाहते थे कि विपक्षी गठबंधन के लिए उन्होंने पहल की, मेहनत की, उनका आइडिया है सबको एक साथ मंच पर लाने का, इसलिए उन्हें कन्वीनर बनाया जाए और उसका ऐलान आज ही हो जाए। लेकिन सिर्फ अलायंस के नाम का ऐलान हुआ, गठबंधन के कन्वीनर के नाम पर चर्चा अगली मीटिंग के लिए टाल दी गई। इसीलिए नीतीश नाराज होकर निकल गए। लालू को लगता है कि जब तक नीतीश सेंटर की सियासत में नहीं जाएंगे, जब तक वो कन्वीनर नहीं बनेंगे, तब तक तेजस्वी के चीफ मिनिस्टर बनने का रास्ता क्लियर नहीं होगा। इसलिए लालू भी इस मामले में नीतीश के साथ हैं। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल गए। विरोधी दल कह रहे हैं कि बीजेपी कम्युनल पार्टी है, वो सब सेकुलरिज्म को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि शिवसेना बीजेपी के साथ रही, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे, ममता बीजेपी के साथ रही, फारूक अब्दुल्ला बीजेपी के साथ रहे। आज कांग्रेस के लिए ये सब सेक्युलर हो गए और वो कभी बीजेपी के साथ नहीं गए, लेकिन बीजेपी उन्हें, कांग्रेस उन्हें बीजेपी की बी टीम कहती है। ये कैसा सेक्युलरिज्म है? विरोधी दल कहेंगे कि बीजेपी ने सिर्फ संख्या ज्यादा दिखाने के लिए ऐसी ऐसी पार्टियों को जोड़ लिया जिनका नाम भी कोई नहीं जानता। ये बात सही है कि एनडीए में क्षेत्रीय दलों के बहुत सारे नेता शामिल हुए हैं, उनके नाम नेशनल लेवल पर लोग नहीं जानते। लेकिन यह भी सही है कि ओम प्रकाश राजभर हों,
उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ये वो नेता हैं जिनकी अपनी अपनी जातियों के वोट पर अच्छी पकड़ है और इन जातियों का वोट जीत हार पर असर डालता है। और इन सब नेताओं का अच्छा खासा प्रभाव है। यूपी और बिहार में तो इनका असर है ही। अगर ऐसा ना होता तो नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया? कई बार बगावत करने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने मंत्री क्यों बनाया? इसी तरह अगर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद का कोई वजूद ना होता तो अखिलेश यादव ने उनके साथ गठबंधन क्यों किया था? एक बार गोरखपुर की सीट अखिलेश यादव ने संजय निषाद के साथ अलायंस करके ही जीती थी। संजय निषाद बीजेपी के साथ आए और बाई इलेक्शन में वो सीट समाजवादी पार्टी हार गई। तो राजनीति क्या समझाती है? यह कहना ठीक नहीं होगा कि बीजेपी ने एनडीए में छोटी पार्टियों को शामिल किया, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है, हां, इतना बदलाव जरूर आया है कि मोदी विरोधी दलों की एकता की वजह से मजबूर होकर अपने नए पुराने साथियों को गले लगा रहे हैं। इसमें बीजेपी का फायदा है और इन पार्टियों का भी। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।